नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप के दावों पर कांग्रेस का वार, मोदी बन जाते हैं मौनी बाबा। ऑपरेशन सिंदूर तो टेलर था, राजनाथ की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। सुपर बाइक और सोने की तिजोरी, रिटायर्ड अफसर की 25 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, सीट बंटवारे पर खुली लड़ाई। और पाकिस्तान की बेशर्मी, एयर स्ट्राइक में मारे गए अफगान क्रिकेटर, नबी राशिद का छल का दर्द। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा है कि ट्रंप जब भी भारत से जुड़े दावे करते हैं तब पीएम मोदी मौनी बाबा बन जाते हैं। रमेश ने ट्रंप के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत रूस से तेल आयात घटाने को तैयार हो गया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी इन बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं जबकि जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर कई अहम फैसले लिए हैं। रमेश ने लिखा है कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत चीन व्यापार घाटा 54.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने पूछा कि इस पर सरकार चुप क्यों है। वहीं विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे के जवाब में कहा कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित है। आज लखनऊ से उठी एक आवाज सीधे पाकिस्तान की सरहद तक गूंज गई। ये आवाज सिर्फ एक बयान नहीं, भारत की सामरिक शक्ति की हुंकार थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और संदेश साफ है, धमकी नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो करके दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ टेलर था और अब एक लाइन ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। भारत ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को ये सख्त संदेश दिया है, अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो वो उसे सबक भी सिखा सकता है। लखनऊ की धरती से आज रक्षा उत्पादन का नया इतिहास लिखा गया। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, अब मेड इन लखनऊ, मेड इन इंडिया बन चुकी है। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, पाकिस्तान की हर इंच जमीन अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। ये सिर्फ बयान नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं, भारत का आत्मविश्वास है। आज भारत हथियार नहीं खरीद रहा, भारत हथियार बना रहा है और दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। लखनऊ से उठी इस ब्रह्मोस की दहाड़ ने साफ कर दिया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की कीमत डर बनकर नहीं, शक्ति बनकर चुकाएगा। ये नया भारत है, ये जवाब देगा और जरूरत पड़े तो आखिरी बार भी करेगा, सटीक और निर्णायक। इंदौर से इटावा तक फैला भ्रष्टाचार का जाल, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया की काली कमाई का भंडाफोड़। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर खोलकर भदौरिया, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है। सिर्फ बैंक खातों में नहीं बल्कि 4 लॉकरों में 886 ग्राम सोना, बीमा पॉलिसियां, निवेश दस्तावेज और करोड़ों रुपए की रकम मिली। जांच में सामने आया कि उनके बेटे सूर्यांश ने इटावा में प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ली है। वहीं उनके घर के वॉल्वो, फॉर्च्यूनर और 2 इनोवा और 2 सुपर बाइक जब्त की गई। उनके नंबर वीवीआईपी श्रेणी के 0045 सीरीज में है। धर्मेंद्र भदौरिया पहले भी सस्पेंड और निलंबित हो चुके हैं। इंदौर, ग्वालियर और खंडवा में उनकी अवैध शराब कारोबार से कथित रूप से मिली कमाई ही उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। लोकायुक्त ने शुरुआती जांच में इंदौर और ग्वालियर के 8 ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे 18.59 करोड़ रुपए की संपत्ति और 4.21 किलो सोना जब्त किया गया। जानकारों के अनुसार ये संपत्ति उनके ज्ञात आय से 829% अधिक है। भ्रष्टाचार की ये लंबी कहानी अब पूरे मामले को उजागर कर रही है और लोकायुक्त की कार्रवाई से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे अधिकारी कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया
खत्म होते ही महागठबंधन में दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटौल मचा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आखिरी समय तक सीटों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते दोनों दलों ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस में भी अंदरूनी असंतोष चरम पर है, खासकर जातिगत आधार पर टिकट विवरण को लेकर। एक गुट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से नाराज है, जिससे पार्टी के भीतर अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि आरजेडी उनकी कुटुंबा सुरक्षित सीट पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। कुटुंबा से राजेश राम दलित उम्मीदवार हैं, वहीं आरजेडी के सुरेश पासवान भी इसी वर्ग से आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ गई है। बीते दिनों पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे भी चले, जो सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। एक ओर पार्टी कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष भी तेवर में है। अब देखना है कि महागठबंधन इस फूट के बाद कैसे चुनावी मैदान में टिकता है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान की बेशर्मी की हद पार हो गई है। एक तरफ सीजफायर का ढोंग, दूसरी तरफ निर्दोषों पर बमों की बरसात। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे खिलाड़ियों पर पाकिस्तान ने हवा से मौत बरसाई। 3 अफगानी क्रिकेटर कबीर सिबगातुल्ला और हारून अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुल 8 लोगों की मौत हुई, 7 घायल हैं और पूरा अफगानिस्तान गुस्से और गम में है। अफगानिस्तान टीम के सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी का दिल छलक पड़ा। उन्होंने लिखा, ये हमला सिर्फ पक्तिका पर नहीं, पूरे अफगान क्रिकेट परिवार पर हुआ है। गुलबदीन नईब बोले, ये कायराना पाकिस्तानी वार हमारी शान और आज़ादी पर हमला है, लेकिन अफगान भावना नहीं टूटेगी। वहीं तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी ने लिखा है कि निर्दोषों का नरसंहार अक्षम्य अपराध है। अल्लाह इन शहीदों को जन्नत नसीब दे। पाकिस्तान ने हाल ही में 48 घंटे के सीजफायर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, लेकिन फिर वही दोगलापन। सीजफायर तोड़कर पाकिस्तान ने 3 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की और अब अफगानिस्तान का कहना है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। मैदान पर बल्ला और गेंद से लड़ने वाले खिलाड़ी अब बन गए हैं गोलियों और बमों का निशाना। दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या खेल के मैदानों में भी अब सियासत और सरहद की साजिशें तय करेंगी? किसे जीना है और किसे मरना है? क्या पाकिस्तान की बंदूकें अब भी शांति की आवाज पर गोलियां बरसा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक खेल के नाम पर मौत की ये इनिंग्स चलती रहेगी? लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरो स्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने इसे स्वदेशी तकनीक की बड़ी उपलब्धियां बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन की सफलता का प्रतीक है। योगी ने कहा कि यूपी अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बन गया है। जहां भी रक्षा परियोजनाओं को जरूरत होगी, यूपी जमीन देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उन्होंने ब्रह्मोस को आत्मनिर्भर भारत की सैन्य ताकत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके को उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब डिफेंस सेक्टर में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
5 महीने पहले शुरू हुई ब्रह्मोस यूनिट से इतनी जल्दी पहली खेप का तैयार होना एक मिसाल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना और आज देश को विश्वास है कि हम हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो उसकी स्थिति भी तय कर सकता है। महाराष्ट्र में हुक्का पार्लर को लेकर चल रही जंग पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हर्बल हुक्का चलाने पर रोक हटाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कानून का पालन करने वालों को डराने का हक किसी को नहीं। ये फैसला उन 12 हुक्का पार्लर मालिकों की याचिका पर आया है जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस बिना नियम तोड़े भी बार बार छापेमारी कर रही है और धमकाती है कि व्यवसाय बंद कर दो। हाईकोर्ट ने पुलिस को सीधी चेतावनी दी है, मनमानी नहीं चलेगी। अगर हुक्का बार बिना तंबाकू और निकोटीन के हर्बल हुक्का परोस रहे हैं और कोटपा कानून का पालन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि कोटपा यानी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 निकोटीन युक्त हुक्का पर बैन लगाता है, लेकिन हर्बल हुक्का पर नहीं। और अगर कानून में बैन नहीं है तो पुलिस कैसे रोक सकती है? लेकिन ध्यान रहे कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरा भी उल्लंघन हुआ, अगर तंबाकू परोसा गया, कानून तोड़ा गया तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी। तो अब सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में हुक्का कल्चर की वापसी होने वाली है या फिर पुलिस और प्रशासन नए नियम और कानून के बहाने बनाकर फिर कार्रवाई करेगा? सवाल बड़े हैं, बहस जारी है और खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से, जहां आस्था के सफर में हादसे ने कहर बरपा दिया। अस्तंबा देवी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, कई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। नंदुरबार जिले के चांदशैली घाट पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब घाट की घुमावदार सड़कों से गुजरते समय ड्राइवर ने पिकअप से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार मौत बनकर उतरी और श्रद्धालुओं से भरा वाहन सीधे 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। सोचिए, कुछ ही मिनट पहले तक ये लोग भक्ति के गीत गा रहे थे, देवी के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन एक मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। टक्कर ऐसी थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए, कई लोग गाड़ी से बाहर जा गिरे, चीख पुकार से घाट दहल उठा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। रात भर चला बचाव अभियान। लोगों को खाई से रस्सियों की मदद से ऊपर निकाला गया। 8 लोगों की मौत हो गई, 8 गंभीर रूप से घायल हैं। कई की हालत अभी भी नाजुक है। मृतकों की पहचान की जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका है कि वाहन ओवरलोड और तेज रफ्तार में था। घाट के मोड़ पर ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो गया। पुलिस हादसे के सही कारणों की जांच में जुट गई है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी सड़कों पर सुरक्षा सिर्फ कागजों में है? क्या तेज रफ्तार का जुनून हर दिन असमय मौत की वजह बनता रहेगा? फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और इस दर्दनाक हादसे से पूरे नंदुरबार को सदमे में डाल दिया है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर बने ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। ये वही अपार्टमेंट है जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहते हैं। आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है और तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के डॉक्टर
विशंबर दास मार्ग पर बने हाई सिक्योरिटी जोन में ये आग दोपहर 1:20 पर लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। शुरुआती राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ और किसी भी सांसद या परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटनास्थल से मिले वीडियो में साफ दिख रहा है कि अपार्टमेंट में धुएं का गुबार उठ रहा था और पुलिस लोगों से इमारत खाली करवाने की अपील कर रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया है कि फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद टीम देर से पहुंची, जिसकी वजह से आग फैलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी मच गई, लोग नीचे भागने लगे। दमकल देर से आई, वरना नुकसान कम होता। फिलहाल अगर बात की जाए आग की, तो अग्निशमन विभाग ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। राहत और सुरक्षा जांच का काम जारी है। ये इलाका संसद के करीब होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। आसपास के इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि इस अपार्टमेंट का निर्माण 2020 में 8 पुराने बंगले गिराकर किया गया था और इसमें 76 सांसद फ्लैट मौजूद हैं। इसी बीच दिवाली से पहले दिल्ली फायर सर्विस ने शहर में अतिरिक्त फायर टेंडर तैनात किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस बड़ी आग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये कि हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा इंतजाम कितने दुरुस्त हैं और आग लगने की असली वजह क्या थी, इसकी जांच जारी है। दिवाली की जगमगाहट से पहले सावरकांठा में मांजरा गांव में फूट पड़ी हिंसा की आग। गरबा के गीतों की जगह गूंजे लाठी डंडों की आवाज और रोशनी के त्योहार पर छा गया सन्नाटा। गुजरात के सावरकांठा जिले के प्रांतिज तहसील के माजरा गांव में देर रात 2 गुट आमने सामने आ गए। भैरव मंदिर और पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुई बहस कुछ ही देर में ताबड़तोड़ पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में बदल गई। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि देखते ही देखते एक घर और 2 कारों में आग लगा दी गई। सड़क पर खड़ी 100 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इस अफरा तफरी में सरपंच समेत 8 लोग घायल हुए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। घायलों को हिम्मतनगर और प्रांजित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए भारी बल तैनात करना पड़ा। 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और करीब 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। DYSP अतुल पटेल ने कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल गांव में माहौल तनावपूर्ण है और दिवाली की खुशियों के बीच छाई है डर और खामोशी की परत। माजरा गांव में जहां कल गरबा की तैयारी हो रही थी, वहीं आज खामोश गलियां हैं, टूटे शीशे और सवाल ये कि क्या हमारी खुशियां इतनी कमजोर हैं कि एक चिंगारी से जल जाए। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल 19 अक्टूबर को अपना 68वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक खास वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सनी अपने बेटे करण देओल और बहू दृशा आचार्य के साथ बाघा बॉर्डर पर नजर आए। इस खास मौके पर उन्होंने BSF जवानों के साथ फोटो भी क्लिक करवाई और लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में भारत माता की जय लिखते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सनी डेनिम लुक में दिखे, वहीं करण ब्लैक आउटफिट में और दृशा फ्लोरल सूट में नजर आई। आपको बता दें कि करण ने फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू किया, जबकि राजबीर हाल ही में फिल्म दोनों में नजर आए। करण की शादी दृशा आचार्य से हुई है, जो पहली बार बॉर्डर सेरेमनी में शामिल हुई। सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो वे जल्द ही रामायण में भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा वे बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 जैसी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद सनी का स्टारडम एक बार फिर से शिखर पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया को नया युवा कप्तान मिला है। 25 वर्षीय शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दिलचस्प बात यह है कि अब दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी गिल की कप्तानी में खेलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा है कि कप्तान बनने से उनके और रोहित के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है। गिल ने कहा कि रोहित भाई और विराट भाई हमेशा उनके लिए मददगार रहे हैं और वे पिच, गेम प्लान और अनुभव के बारे में खुलकर सलाह देते हैं। शुभमन गिल ने कहा है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
क्योंकि वो उस विरासत को संभाल रहे हैं जिसे माही भाई, विराट भाई और रोहित भाई ने वर्षों में खड़ा किया है। रोहित और विराट की कप्तानी करना उनके लिए गर्व की बात है और उन्होंने दोनों से काफी कुछ सीखा है। ये वनडे उनकी पहली कप्तानी होगी। हालांकि इससे पहले वो टेस्ट और T20 में भारत की कमान संभाल चुके हैं। गिल को इस सीरीज में खुद को बतौर लीडर साबित करने का बड़ा मौका मिलेगा, खासकर रोहित, विराट जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।